नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू। आज के हमारे गेस्ट हैं मेजर डॉक्टर रोहित तिवारी जी। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं? बढ़िया। सर, अपने चाइल्डहुड के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आ, मैं यहीं पे पढ़ा बड़ा हूँ फरुखाबाद में। मेरी स्कूलिंग सेंट एंथोनी में हुई बेसिक। उस टाइम मैंने बिरला नैनीताल जो है बोर्डिंग स्कूल वहाँ पर भी पढ़ाई करी। ठीक। उसके बाद मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। एमबीबीएस के बाद मेरा जर्मनी में जाना हुआ। ठीक है। और एमएस करने के बाद में मेरा यूरोलॉजी का फेलोशिप भी है। उसके बाद में मेरा जो बचपन का सपना था आर्मी में ज्वाइन करने का, मैंने वो आर्मी ज्वाइन। उसमें मैं मेजर भी था। जी हाँ, आफ्टर बीइंग ए सर्जन आई वाज सिलेक्टेड बाय द एसएसबी। ओके। तो क्या पोस्ट थी सर आपकी वहाँ पे? एट द ज्वाइनिंग में कैप्टन था, लेकिन बाद में मुझे एंटीडेट सीनियोरिटी मिलके मैं मेजर। ठीक। प्रोफेशन आपका डॉक्टर था, लेकिन प्रोफेशन से आप एक मेजर पर। हाँ, दोनों ही चीजें हैं। आर्मी में एक एएमसी होता है, आर्मी मेडिकल कोर। उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनको डॉक्टरी का काम जारी रखते हैं और साथ में यूनिफॉर्म मिलता है। तो मेरे लिए वो दोनों चीजें थी कि यूनिफॉर्म भी होगी और जो अपना मेरा प्रोफेशन है वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। तो आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी, डॉक्टर को या फिर एक टीचर को? दोनों का मकसद एक ही है, लोगों की सेवा करना, देश की सेवा। ठीक हो। आर्मी में रह के दोनों चीजें हो रही थी, लोगों की, जनता की सेवा और देश की। आपके इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान तो कोई ऐसा केस आया जो आपको अभी तक याद हाँ, जो मेरी लाइफ का टफेस्ट पार्ट था जीटीबी में, जो कहने को कुछ गलत तत्व हैं समाज में। है? वो दिन था 25 फरवरी 2020। उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो आए हुए थे, मैं दिल्ली में था उस समय। उस समय कुछ तत्वों ने दंगे भड़काए थे। हम्म। और सब कुछ पता है क्यों भड़काए थे, कैसे भड़काए थे। लेकिन निर्दोष लोग मारे गए थे। संयोग से मंगलवार का दिन था, मेरी ड्यूटी थी। तो 48 गन शॉट के केसेस आए थे, गोलियां लगी थी फोर्टी किसी, एट 48। और वो 3 दिन, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, मेरी लाइफ का टफेस्ट पार्ट था। इसमें मैंने ऑपरेशन किए, मैं ही सिंगल हैंडली उनको ऑपरेट कर रहा था। और भगवान शिव की कृपा से मेरे ऊपर आशीर्वाद था, कुछ भी था। लेकिन 48 में से 45 बच गए थे। ठीक। वो मेरा लाइफ का टफेस्ट पार्ट था। उसमें जो एक ऑपरेशन था जिसकी छाती में गोली लगी थी, हाँ। तो मैंने आर्मी में भी एक्सपीरियंस किया था कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं। उसका सबसे लंबा ऑपरेशन चला था, लगभग 5 घंटे। और वो पेशेंट बिल्कुल फिट है, उसका नाम अब्दुल फयाज है। वो अभी भी मुझे फोन करते हैं, अपना भाई बन। कॉमन पीपल्स में सर ये प्रस्पेक्शंस होते हैं कि सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों सेम होती हाँ, कहने को तो सही है। सर्जरी के बाद में ही प्लास्टिक सर्जरी की ब्रांच के लिए स्पेशलिटी होती है। जो रिफाइनमेंट ऑफ सर्जरी होती है वो प्लास्टिक सर्जरी है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी अलग चीज है। कॉस्मेटिक सर्जरी में एस्थेटिक्स होता है, जैसे कि किसी का नोज का डिसफिगरमेंट है, किसी के आईज, किसी के लिप्स, तो उसको कॉस्मेटिकली इनहेंस करने के लिए वो कॉस्मेटिक पार्ट में आता है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी इज ए पार्ट ऑफ सर्जरी। है। जो कुछ लोग बॉडी में इम्प्लांट्स करवाते हैं वो सर्जरी में इंक्लूड होता है प्लास्टिक सर्जरी में? अगर वो कॉस्मेटिकली के लिए करवा रहे हैं तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है, अदरवाइज जनरल सर्जरी में भी इम्प्लांट्स होते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी होते हैं। मेडिकल साइंस कभी भी नहीं कहती है कि आप ब्यूटीफुल है या अगली है। ये लोगों का पर्सपेक्टिव है, लोगों की सोच है, लोगों के कर्म, लोगों की सोच, लोगों के जो थिंकिंग है, वो उनको सुंदर और खूबसूरत बनाती है। तो जैसा अभी आपने एक केस बताया था, जो आपने 48 गन शॉट के केसेस आपके पास आए थे, तो ये सारा ट्रॉमा हैंडल करने के बाद आपकी डेली लाइफ कैसे होगी? तो टफेस्ट पार्ट था। लेकिन आज उन 48 में से 45 जीवित हैं। और लगभग 50% पेशेंट जो हैं मेरे को लगातार फॉलोअप में हैं। फोन भी आते हैं, मेरे बर्थडे पे विश भी करते हैं। और मुझे अपना भाई मानते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनका वो आखिरी दिन था शायद। तो मुझे भी पता था कि अगर मैं उस समय वो ऑपरेट नहीं करता तो सर्वाइवल के चांसेस कम थे। क्या आपके कोई इंस्पिरेशन या कोई रोल मॉडल रहे हैं चाइल्डहुड के टाइम पे? बचपन से स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर को पढ़ा है। घर में सात्विक माहौल रहा है। तो 5 साल की उम्र से नौ दुर्गा का व्रत रखता था। नॉन वेज और नशीले पदार्थों से दूर रहने की हिदायत बचपन से ही सीखी है। पूजा पाठ में मन हमेशा लगता था। आज भी मैं सुबह 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ, रुद्राभिषेक करता हूँ, हवन करता हूँ। उसके बाद ही अपने जो दैनिक कार्य है वो करता हूँ, चाहे कितना भी टफेस्ट शेड्यूल हो। अगर मैं रात भर ऑपरेशन कर रहा हूँ तो सोने से पहले पूजा करूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। इंस्पिरेशन जो मैंने है स्वामी विवेकानंद। लेकिन जब जवानी में फौज को देखा समझा तो मेजर मोहित शर्मा, आप उनके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं। ही वॉज द, मतलब, ब्रेवेस्ट पर्सन इन द आर्मी। मेरे लिए तो वही है, मेजर मोहित शर्मा ने जो किया देश के लिए। ही वॉज पैरा एसएफ, और देश के लिए बलिदान दिया।
और अपनी लाइफ को उन्होंने इस तरीके से जिया जैसे आइडियली जीना चाहिए, और आतंकवादियों को मारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा जीवित रहेंगे। तो अभी आपने बताया था यहाँ पे वीगन है, तो कुछ लोग अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कुछ प्रोपोगंडा था। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मैं तो कहता हूँ संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। मैंने अंडे कभी नहीं खाए और आर्मी में हमेशा ब्रावो अल्फा में रहा हूँ, मतलब जो ग्रेड फर्स्ट होती है। और आज भी मैं 6 लोगों को, अंडे खाने वालों को हरा सकता हूँ, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो हैवी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो। डाइट का शेड्यूल होना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं, दाल है, पनीर है, लेकिन कोई भी चीज हो उसको लिमिट में लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया था शास्त्रों में, अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस इज एनीवेयर एवरीवेयर डिनाइड। जहां पर भी हम ज्यादा मीठा खाएंगे, ज्यादा प्रोटीन लेंगे, ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, वहां पर बुरा होगा है। लेकिन नॉनवेज और अल्कोहल और नशे को हमेशा दूर रखें। आप अपने आप अपनी बॉडी को संतुलित कर लेंगे, क्योंकि हमारे भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप बॉडी को रिकवर करती है। प्रोटीन इंटेक आप वेजिटेरियन डाइट से भी अपना पूरा कर सकते डेफिनेटली कर सकते हैं, और आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ, और आर्मी में मैं वन ऑफ द फिटेस्ट आर्मी में मेजर था मैं। हैं। आपकी अपनी स्टडीज के टाइम पे ऐसे मेजर चैलेंजेस क्या क्या थे जो आपने फेस किए? चैलेंजेस ऐसे तो कुछ नहीं थे, बस ये था कि घर में सात्विक माहौल था, तो पूजा पाठ का शेड्यूल था। अगर सुबह बच्चा 5 बजे उठेगा, 6 बजे तक पूजा करेगा, तो जो 6 से 8 का टाइम होता है अपने आप पढ़ाई करेगा। और अगर वो 8 बजे सो के उठेगा, तो उसके पास पढ़ाई का टाइम नहीं होगा। तो चैलेंजेस घर के माहौल पे रहते हैं, घर का माहौल अच्छा था। बाकी सीपीएमटी में जब एग्जाम हुए थे, तब एक चीज बुरी लगी थी। एक मेरा बैचमेट था, अभय प्रकाश मिश्रा। उसके फिजिक्स में 48 नंबर थे आउट ऑफ 50। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन एक उसके साथ वाले का ही था, जो कि बहुत तरीके के नशे करता था, सब करता था। उसके फिजिक्स में 1 नंबर थे 50 में। तो आज वो डॉक्टर है केजीएमसी में, लेकिन वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज मन में रहती है कि हाँ, मतलब जिसके 48 नंबर आए 50 में से, वो आज बीएससी करके रह गया है। और जिसके 1 या 2 नंबर थे 50 में से फिजिक्स में, वो आज डॉक्टर है। लेकिन वो डॉक्टर 11 साल में बन पाया था केजीएमसी में। सर, एक डॉक्टर बनना आपका मेजर गोल था या डॉक्टर बनने के अलावा भी आप कुछ और सोचते हैं जब आप? स्पोर्ट्स पर्सन मैं बचपन से रहा हूँ। अपने स्कूल में क्रिकेट टीम का कैप्टन था। वॉलीबॉल में भी मैं चैंपियन रहा हूँ। और कराटे में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग रही थी मेरी। बाकी क्रिकेट से बहुत प्यार है बचपन से ही, जैसा कि सभी इंडियंस को रहता है। लेकिन आर्मी का एक अलग शौक था कि हाँ, आर्मी का जो यूनिफॉर्म है, क्योंकि जहां पे रहता हूँ फतेहगढ़ एरिया, यहाँ पे कैंटोनमेंट है। तो बचपन से देखता था कि सिखलाई, राजपूत, जाट रेजिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो फौजी हैं, दौड़ते हैं, फिट रहते हैं। वो जुनून बचपन से ही था। लेकिन डॉक्टर बनने का भी एक ख्वाब था। लेकिन आर्मी में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आर्मी मेडिकल कोर इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन इंडिया, क्योंकि इसमें आप अपना एक आर्मी ऑफिसर का ड्रीम और प्लस डॉक्टर के साथ दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं विद फुल रिस्पेक्ट। सर, इतनी सारी सर्जरीज हैंडल करने के बाद आपकी डेली लाइफ शेड्यूल कैसा रहता है? फौज में रह करके शेड्यूल अपने आप फिक्स हो जाता है। फौज में 4:30 बजे उठना होता है। 1 घंटे फिटनेस के लिए दौड़ना पड़ता है या स्पोर्ट्स खेलना होता है। जो मेरी डेली का रुद्राभिषेक और हवन है, वो मेरे पर्सनल चीज के लिए है, और मैं मानता हूँ कि उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसमें मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, चाहे मैं ट्रेवलिंग में हूँ, चाहे कहीं हूँ। मैं अपना रुद्राभिषेक और अपना हवन नहीं छोड़ता हूँ। तो जो भी काम होता है, शेड्यूल फिक्स है कि 8 बजे मैं अपनी ओपीडी शुरू कर देता हूँ। उसके बाद शाम को ऑपरेशन भी करता हूँ। कुछ ऑपरेशन ओपन होते हैं, कुछ लैप्रोस्कोपी से होते हैं, दूरबीन वाले। तो जो ऑपरेशन अपने पूरे जिले में पहले नहीं होते थे, और जिन ऑपरेशन में मरीजों को बहुत दिक्कतें होती थी, 8-8 दिन तक उठ नहीं पाते थे, उन ऑपरेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अब सुबह करते हैं, शाम को मरीज फिट होता है, अगले दिन डिस्चार्ज होगा। कॉमन पीपल से एक आम डिसीजेस होती है जैसे ओबेसिटी, हार्ट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रो से कोई रिलेटेड? आज के जमाने में बस एक ही है, वो आप जो बोल रहे हैं सब ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। जैसा हमारा लाइफ स्टाइल रहेगा वैसी बीमारियां होंगी। अगर हम अपने डेली शेड्यूल को एक फिक्स रखें, बायो क्लॉक होती है हमारे शरीर में, होती है हमारे सिरकैडियन रिदम बोलते हैं उसको, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सब चीजें फिक्स होती हैं कि हाँ, इस तरीके से इस टाइम पे करना चाहिए। अगर हम उस बायो क्लॉक को पहचान जाते हैं, सिरकैडियन रिदम में काम करते हैं, तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं हमेशा।
ये पुरानी कहावत थी, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अपने बच्चे मेरे बेटे हैं, एक बेटा है केदार और एक बेटी है काशी। उनको याद है कि हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये अभी भी फॉलो करना चाहिए। बायो क्लॉक ऐसी चीज है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल में अगर आप फास्ट फूड अवॉइड कर रहे हैं, और जो आजकल मदर्स में हो गया है कि रील्स देखने के चक्कर में अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे एपिडेमिक बन के आएगी, महामारी। क्योंकि मेरे जानने वाले ग्रुप में ही 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो बोलते थे और उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। दे आर नाउ डेफ एंड डम। वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और वो केवल मोबाइल के लत की वजह से ऐसा हुआ। तो मोबाइल अवॉइड करना चाहिए बच्चों को खासकर। सर आप हमारी ऑडियंस और यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? रन डेली, ट्रस्ट शिव जी एंड लव योर कंट्री। रोज आप दौड़िए। जो भी आपका विश्वास है, शिव जी, राम जी, देवी जी, अल्लाह या क्रिश्चियनिटी, या जो भी बिलीव करते हैं आप उसको, उनके जो एथिक्स हैं, जो उनके मोरल हैं, आप उनको फॉलो करिए और अपने देश से प्यार करिए। देश में रह करके अगर आप देश से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस देश में रहने लायक नहीं है। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जय हिंद। जय हिंद।